डायबिटीज या सेंट्रल डायबिटीज या क्रेनियल डायबिटीज इंस्पेक्टिस के अंदर मुझे ये बताएं, सीरम की ऑस्मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? शाबाश। सीरम की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? सीरम ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज, 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 हाई होगी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके पीछे क्या पैथोफिजियोलॉजी है, इसकी सीरम की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज क्यों कर रही है, इसकी सीरम की ऑस्मोलैरिटी क्यों इंक्रीज कर, मैंने स्क्रीन शेयर करना। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ये डायबिटीज, सेंट्रल डायबिटीज इंस्पेक्टिस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पेक्टिस। ठीक है। अब नेफ्रो से आपको क्या पता चल रहा है, इसका क्या मतलब है? नेफ्रो से क्या पता चल रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारा अब किधर इशू होगा? शाबाश, किडनी पे इशू होगा। आपने बताना है कि किडनी पे इशू होगा, और किडनी के भी किस रीजन पे होगा? कौन से रिसेप्टर इसके अंदर इफेक्टेड होंगे? मैंने कल आपको बताए थे। वेरी गुड, V2 रिसेप्टर इसके अंदर इफेक्टेड होंगे। ठीक है। वो सही तरह काम नहीं करेंगे। V2 रिसेप्टर किधर पड़े होते हैं? आपने बताना है जी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे पड़े होते हैं हमारे पास। ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। अच्छा, कुछ बुक्स बच्चों इसको लिखती हैं, परेशान नहीं होना, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स लिखती हैं। कुछ इसको लिखती है लेट डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लेट डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। आपने जो मेन आंसर देना वो यही है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हो या लेट डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हो, बात एक ही है। ठीक है। अगर आप ये कहें जी इसके अंदर सर उसकी बुक पे तो वो ये लिखा हुआ था लेट डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे चैनल्स कौन से होते हैं आपने बताना है? एक्वापोरिन चैनल होते हैं हमारे पास। ठीक है। एक्वापोरिन चैनल क्या करते हैं? एडीएच को, वाटर को बॉडी में क्या करवाते हैं? होल्ड करवा रहे होते हैं। ठीक है। वाटर को होल्ड करवा रहे होते हैं। अच्छा, ये तो मेन इसकी टॉपिक की जो बात थी मैंने आपको बता दी। अब सारा टॉपिक आगे इस पे बेस करेगा, जो जो चीजें होंगी सारी इस पे बेस करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर किसी किसी पेशेंट के अंदर एडीएच रिलीज हो रहा है, अगर वो रिसेप्टर पे नहीं लग रहा है, तो क्या वो बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो सकता है? शाबाश, पहले ये तो बताए ना, फिर आगे चलते हैं। अगर वो रिलीज हो रहा है लेकिन वो अपने रिसेप्टर पर लग के काम ही नहीं कर रहा, तो भाई वो तो किसी काम का नहीं है ना हमारा, वो तो काम ही कोई नहीं कर रहा। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर आपसे पूछा जाए एडीएच का लेवल क्या होगा, आपने बताना है या इस पेशेंट के अंदर एडीएच का लेवल नॉर्मल होगा या इसके अंदर एडीएच का लेवल ज्यादा होगा। ये एमसीक्यूज आ जाता होता है कि एडीएच का लेवल बॉडी में क्या होगा। आपने बताना है एडीएच का लेवल इसके अंदर ज्यादा होगा। ठीक है। एक बात आपने इसके अंदर ये बतानी है, वो आपने बता दी। क्यों? क्योंकि यार ब्रेन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो पूरी कोशिश कर रहा है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस तो पूरी कोशिश कर रहा है, मैं क्या करूं? एडीएच को रिलीज कराऊं और मैं इसको बॉडी में होल्ड कराऊं, लेकिन उसके रिसेप्टर ही सही तरह काम नहीं कर रहे। इसीलिए एडीएच का लेवल बॉडी में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है। एक बात आपने ये याद रखनी है। आगे आ जाए। अब ऐसी कौन कौन सी कॉजेज हैं जो इसके साथ एसोसिएट करती हैं? ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो क्या करेंगे, इस पे इसकी एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेंगे? आपने बताना है बच्चों, इसके अंदर जो लिथियम ड्रग है ना, लिथियम आके डायरेक्टली V2 रिसेप्टर को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। जब V2 रिसेप्टर काम ही नहीं करेंगे, एक्वापोरिन चैनल काम ही नहीं करेंगे, तो मुझे ये बताओ क्या वाटर एब्जॉर्ब होगा? शाबाश, वाटर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉज आपने बताना है कि, और इसके अंदर क्या हो सकता है? हाइपोकलीमिया, आइंस की वेरिएशन की वजह से, हाइपोकलीमिया की वजह से या हाइपरकाल्सीमिया की वजह से आपके क्या होंगे? V2 रिसेप्टर सही तरह काम नहीं करेंगे। V2 रिसेप्टर सही तरह काम नहीं करेंगे तो बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। किसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा भाई। आपका जो वो रिसेप्टर है वो काम नहीं करेगा तो बॉडी में वाटर होल्ड नहीं होगा। दो इंपॉर्टेंट कॉजेज पढ़ ली हमने, एक हमने लिथियम पढ़ ली, एक हाइपोक्लीमिया पढ़ ली, एक हाइपरकाल्सीमिया पढ़ ली। मुझे बताओ, अगर आगे किसी के, देखो एक ये किडनी पड़ी हुई है ना, ठीक है, ऐसे करके किडनी पड़ी हुई है, आगे यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोन है, तो स्टोन की वजह से जो आपका यूरिन है जो आपके यहाँ से वो बन के आगे जा रहा है, वो पीछे बैक फ्लो करेगा। जब वो बैक फ्लो करेगा तो यहाँ पे V2 रिसेप्टर पड़े हैं, वो जाकर V2 रिसेप्टर को क्या करेगा? डैमेज करेगा। तो मुझे ये बताओ, नेफ्रोकाल्सिनोसिस किडनी स्टोन करवा सकता है? नेफ्रोकॉल्सिनोसिस क्या करवाएगा? आपका V2 रिसेप्टर को काम नहीं करने देगा। तो अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी कह लो, ठीक है, नेफ्रोकॉल्सिनोसिस कह लो, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी कह लो, एक ही बात है दोनों। ठीक है। ये क्या करेंगे? ये जाके आपके V2 रिसेप्टर को काम नहीं करने देंगे, यूरिन पास कोई नहीं आगे होगा, V2 रिसेप्टर अपना आहिस्ता आहिस्ता काम छोड़ देंगे। तो अगर ये काम छोड़ देंगे तो बॉडी में वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है।
अच्छा, इसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है, ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो आपको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पायर्डिस करवा सकती है? किसी को पता है कौन सी एंटीबायोटिक है? शाबाश, डमीकोसाइक्लिन, वेरी गुड। आपने बताना है जो डमीकोसाइक्लिन है वो क्या करेगी। ये एमसीक्यूज आता होता है, इसको डबल टिक कर लें, इसको डबल स्टार कर लें। ठीक है, जो डमीकोसाइक्लिन होती है वो क्या करेगी, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पायर्डिस करवा देगी। ठीक है, ये भी याद रख लिया। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ और चीजें भी होती हैं, कुछ एंटी डिप्रेशन ड्रग होते हैं, कुछ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी होते हैं, वो भी करवा सकती होती हैं। वो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन बातें थी वो यही है, बस ये याद रखना है। लिथियम करवा सकता है हाइपोक्लीमिया हाइपरकाल्सीमिया की वजह से हो सकता है, नेफ्रोकाल्सिनोसिस की वजह से हो सकता है। ठीक है, फिर आपने बताना और किसकी वजह से हो सकता है, स्टोन की वजह से हो सकता है, और एंटीबायोटिक में पूछा जाएगा डोमिकोसाइक्लिन। अब आपने ना क्लिनिकल फीचर मुझे आपने खुद लिखवाने हैं। ठीक है, जो जो क्लिनिकल फीचर कल पढ़े थे ना, वही सारे क्लिनिकल फीचर इसके अंदर हम देखेंगे। बताएं जी, इसके अंदर क्या क्या होगा। जी, वो टेट्रासाइक्लिन की क्लास की ड्रग है, ठीक है, क्लासिफिकेशन में आती है तहसीन डोमिकोसाइक्लिन। इसके अंदर पॉलीडिप्स क्या होगा, बार बार प्यास लगेगी भाई, उसको बार बार प्यास लगेगी। ठीक है, डिहाइड्रेशन होगी उस पेशेंट के अंदर, डिहाइड्रेशन होगी। अच्छा, डिहाइड्रेशन के कुछ साइन होते हैं, ये ना आप जब पीड्स पढ़ोगे ना, पीड्स में हम एक दो टॉपिक मिस कर देते हैं जो हमारी स्टेप 2 सीके पे नहीं, और एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता होता है, उसमें 2 से 3 आ जाता है पीड्स के अंदर। एक डिहाइड्रेशन से आता है और एक हमारे पास डायरिया में से आता है। डायरिया का तो बहरहाल है वहां पे टॉपिक, जीआईटी वाले उसके अंदर ना, जीआईटी मेडिसिन के अंदर वो हम करेंगे। डिहाइड्रेशन के नाम, अब डिपेंड करता है उसके अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन है या उसके अंदर क्या है, माइल्ड डिहाइड्रेशन है। दो तरीके की होती है डिहाइड्रेशन। वेरी गुड उस्मान, स्किन टर्गर देखते हैं। ठीक है, हम अब इसके अंदर सीवियर के अंदर पता क्या करेंगे, स्किन को जब हम पिंच करेंगे ना, उसकी स्किन पिंच करेंगे, स्किन आहिस्ता आहिस्ता वापस आएगी, स्लोली बैक टू नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इतनी ज्यादा डिहाइड्रेशन है, बॉडी के अंदर इतना पानी कम है कि जब हम उसको पिंच पिंच भी करते हैं वो स्लो स्लो वापस आती है। सनकन आई हम दोनों के अंदर देखते होते हैं। ठीक है, सनकन आई हम दोनों के अंदर देखते हैं, माइल्ड के अंदर भी देखते होते हैं और सीवियर के अंदर भी देखते होते हैं। सनकन आई दोनों के अंदर देखते हैं। लेकिन माइल्ड के अंदर क्या होगा, इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल पॉइंट आपने बताना है कि जब हम उसकी स्किन को पिंच करेंगे ना, वो नॉर्मली बैकअप आराम आराम से ही वापस अपनी नॉर्मल स्पीड पे ही आ रही होती है। ठीक है, ये याद रखना आपने। फिर इसके बाद एब्सेंट ईयर्स, वो तो ओवरऑल जब उसके अंदर डिहाइड्रेशन होगी, पानी शानी कम होगा, वो सारे फीचर यही आएंगे। ठीक है, लिथार्जी उसके अंदर होगी, वो फिर टोटल टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो टॉपिक चेंज हो जाएगा। अभी सिर्फ यहाँ पे रहे कि अगर आपसे पूछा जाए कि डिहाइड्रेशन सीवियर और माइल्ड के अंदर कैसे डिफरेंशिएट करना, आपने बताना स्किन स्किन पिंच गोज बैक नॉर्मली, या वो क्या करेगी, स्लोली स्लोली वापस आ रही होगी। ठीक है, ये दो डिफरेंशियल पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन के अंदर लिख के फिर भी वो पूछ सकता होता है कि क्या हो सकता है इस पेशेंट के अंदर। मैंने आपको बताया तीसरा क्लिनिकल फीचर कल बताया था, क्या इसके अंदर पोलीयूरिया हो सकता है। इसके अंदर पोलीयूरिया भी होगा, क्यों, क्योंकि उसके V2 रिसेप्टर तो काम ही नहीं कर रहे बॉडी में, तो वो वाटर को होल्ड ही नहीं करा सकते। इसीलिए इसके अंदर क्या होगा, पोलीयूरिया भी इस पेशेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा होगा। सीरम ओस्मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, सीरम ओस्मोलैरिटी पे, सीरम ओस्मोलैरिटी पे, इसकी सीरम ऑस्मोलैरिटी आपने बताना है वो इंक्रीज करेगी। पूछा जाए यूरिन ऑस्मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, आपने बताना जो इसकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अच्छा, ये सारी चीजें तो हमने देख ली। अब आगे आ जो सारे वही क्लिनिकल फीचर है जो हमने कल ही पढ़े हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। हमने इस पेशेंट के क्या अंदर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी है। इन्वेस्टिगेशन में हमेशा याद रखना है, पहला काम क्या करना, आपने एडीएच का लेवल चेक करवाना। हमें पता चले एडीएच के लेवल से ये सेंट्रल है कि कौन सी है, नेफ्रोजेनिक है। इसके अंदर तो पहले हम डिफ्रेंशिएट करें ना, क्योंकि क्लिनिकल फीचर तो दोनों के ही सेम है ऑलमोस्ट। तो हम बॉडी में एडीएच का लेवल चेक करवाएंगे। ठीक है, सेंट्रल के अंदर हमें कम मिलेगा, इसके अंदर नेफ्रोजेनिक के अंदर हमें ज्यादा मिलेगा। ठीक है, नंबर नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, मैंने कल भी आपको बताया था कि सीरम की ऑस्मोलैरिटी भी चेक करेंगे, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी भी इसके अंदर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, ये काम करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात और हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर सोडियम का लेवल चेक करेंगे। ठीक है, आयंस का लेवल चेक करेंगे, सोडियम भी हमें इसके अंदर क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। अच्छा, अब इसको हमने सेंट्रल को नेफ्रल इससे नेफ्रोजेनिक से डिफरेंशिएट कैसे करना है, किसी को पता है सेंट्रल को नेफ्रोजेनिक से कैसे डिफरेंशिएट करना है, सेंट्रल को नेफ्रोजेनिक से कैसे डिफरेंशिएट करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब सारा टॉपिक चेंज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, वेरी गुड अली रजा, हम इसके अंदर डेस्मोप्रेसिन देंगे। ठीक है,
जब हम इस पेशेंट के अंदर डेस्मोप्रेसिन देंगे ना, तो इस पेशेंट, अच्छा उसके अंदर सेंट्रल के अंदर क्या हो रहा था, डेस्मोप्रेसिन हमने इसलिए तो बोला था कि वो ड्रग ऑफ चॉइस है, वो एडीएच एनालॉग है, वो सेंट्रल से एडीएच को ज्यादा रिलीज करवाएगी। डेस्मोप्रेसिन जब हम नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पेडिस वाले पेशेंट के अंदर देंगे ना, वो काम ही कोई नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर का मसला है, V2 रिसेप्टर का मसला है, एक्वापोरिन चैनल का मसला है। ठीक है, आप जितना मर्जी उसको बाहर से एडीएच देते रहे, इसको डेस्मोप्रेसिन देते रहे, बॉडी में एडीएच इंक्रीज जरूर करता जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, इसको रीअब्सॉर्ब नहीं होने देगा। ठीक है, तो इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, ये डिफरेंशियल पॉइंट है, ये चीज एग्जामिनर बताएगा कि जब हमने उसको बाहर से वो दिया, डेस्मोप्रेसिन दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी भी सेम रही, उसकी सीरम ऑस्मोलैरिटी भी सेम रही। ठीक है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपके पास, आपने बताना नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पेडिस का आंसर होगा। ठीक है जी हफ्सा। अच्छा, आगे आ जाओ, अब हमने इस पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट क्या देना है, ट्रीटमेंट क्या करना है इसके अंदर। अच्छा यार, ये ना अब ये रिसेप्टर का मसला है, तो मुझे ये बताएं, अगर ये रिसेप्टर का मसला है तो हम इसके अंदर क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था हम इसके अंदर क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया था कि हाइपोक्लीमिया करवा सकता है, हाइपरकाल्सीमिया करवा सकता है। तो क्या इसके अंदर मैं पोटाशियम के सप्लीमेंट दूंगा? शाबाश, मुझे बताओ, क्या इसके अंदर मैं पोटाशियम के सप्लीमेंट दूंगा? मैं इसको बाहर से पोटाशियम के सप्लीमेंट दूंगा। ठीक है, नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी क्या इसके अंदर बात करनी है, मैंने कहा था कुछ ऐसे ड्रग्स, कुछ हमारे पास एक पेशेंट होता है बाइपोलर डिसऑर्डर का। किसी को पता बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? शाबाश, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है टाइप 1, एक हमारे पास होती है टाइप 2। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि पेशेंट के अंदर ना, पेशेंट टोटली अनकॉन्शियस, जी वेरी गुड, मेनिया और डिप्रेशन होता है इसके अंदर ना। टाइप 1 में मोस्टली इसके अंदर मेनिया की टाइप होती है। आपने ये बताना है बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट के अंदर ना, इसके अंदर हेलुसिनेशन ज्यादा से ज्यादा होंगी, इसके अंदर डिल्यूजन ज्यादा से ज्यादा होंगी। अभी ये बातें मुझे पता है कुछ बच्चों के ऊपर से गुजर रही हैं, लेकिन फिर भी आप लिख लें, जब हम बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ेंगे ना साइकेट्री के अंदर, फिर वहां पे बताऊंगा। इसके अंदर डिल्यूजन होती हैं। अच्छा, ये सारे सिम्टम आने से पहले ना उसको एक ऑरा आता है, ऑरा मतलब उसको पता चल जाता है कि मुझे अब अटैक आने वाला बाइपोलर डिसऑर्डर का ना, मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर का अटैक होगा, मुझे हेलुसिनेशन होगी, चीजें तोड़ेगा वो, उसको हम ऑरा बोलते हैं। ये एक वाहिद डिफरेंशियल पॉइंट है जो शिजोफ्रेनिया से डिफरेंशिएट करता है। शिजोफ्रेनिया में कोई ऑरा नहीं आता। ठीक है, अच्छा इसको छोड़ दो, अब बाइपोलर डिसऑर्डर की बात मैंने यहाँ पे क्यों की। बाइपोलर डिसऑर्डर में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना, वो हमारे पास लिथियम होती है। ठीक है, हम पेशेंट को बाहर से लिथियम देते हैं। जब वो एक्सेस लिथियम यूज करेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो जाके V2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। तो जब वो V2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, उसका वाटर ही बॉडी में रिटेन नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, वाटर बॉडी में रिटेन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए अगर आपसे कोई पूछा जाए कि वो सारे, अब क्वेश्चन कैसे देगा, वो बाइपोलर डिसऑर्डर की हिस्ट्री देगा, सारे पेशेंट को ये मसला, ये मसला है, इसको हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन है, और वो लिथियम ले रहा है, लिथियम ले रहा है, लेकिन अब उसके अंदर क्या, सोडियम का लेवल बॉडी में क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, उसकी सीरम ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करके यूरिन की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज कर गई है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, आपने बताना नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पेडिस का पेशेंट है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर बताने की रीजन क्या थी, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता होता है। ठीक है, आगे आ जाए, हमने इस पेशेंट के अंदर ट्रीट और क्या करना है, हमने इस पेशेंट के अंदर थायजाइड डायूरेटिक्स देने हैं। अब थायजाइड डायूरेटिक्स का क्या काम है, आपने बताना है थायजाइड डायूरेटिक्स जो आयंस की एब्जॉर्प्शन ना, वो क्या करेगी, कम कर देगी। ठीक है, जब आयंस की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, वो ज्यादा से इलेक्ट्रोलाइट्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा यूरिन में जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ड्रग होता है, आपने बताना है थायराइड डायूरेटिक्स होता है। और इसके अंदर जो ये बेंड्रोफ्लुमाथायजाइड होता है ना, हम इसके अंदर ये देते हैं जी, सोडियम पोटेशियम को ब्लॉक कर देगी। ओके, अच्छा, इसमें मुझे एक पॉइंट बताए, क्या मैं इसके अंदर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकता हूं? अगर मैं दे सकता हूं तो मैं क्यों दूंगा? शाबाश, कोई बच्चा तुक्का ही लगा दो बेशक। वेरी गुड तहसीन, आपने बताना है कि जब इसके अंदर एनसेड देंगे ना, तो एनसेड क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देगा। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देगा, तो इसके इसकी वजह से क्या होगा, किडनी की तरफ फ्लो जरा कम हो जाएगा। तो जब किडनी की तरफ फ्लो कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, यूरिन की प्रोडक्शन इसके अंदर कम होगी। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे हम इसके अंदर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग भी देंगे, जो रेनल ब्लड फ्लो को जी कम करेगी। ये वाली बात समझ में आ गई कि एनसेड हम इस पेशेंट के अंदर क्यों देंगे।
नहीं यही तो बेशक दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा बता देता हूँ। पूरे टॉपिक में से किसी का क्वेश्चन है तो छोटा सा टॉपिक, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जरूर आ जाता होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये भूलता भी सबसे ज्यादा है। जब आगे ऐसे ही डीएच कराऊंगा ना, आपने मिक्स कर देना इसको। ओके, अगर समझ में आ गया है तो सारे के एमसीक्यूज करवा दें। मैं सोहा एमसीक्यूज अब उधर ग्रुप में सेंड करूंगा क्लास के बाद ना, करवाऊंगा जरूर ये सारे जो मैंने बोले हैं। नहीं आई, अच्छा। मैं ये बता रहा हूँ कि बेटा हम इसके अंदर एनसेड क्यों देते होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ये ना क्या करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता था, किडनी की तरफ ब्लड फ्लो को मेंटेन करता होता था, ठीक है। अब जब किडनी की तरफ ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं रहेगा, उतना फ्लो नहीं जाएगा, तो भाई यूरिन भी तो नहीं बनेगा ना, जीएफआर भी तो थोड़ा बहुत उसका काम होगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से यूरिन की प्रोडक्शन कम होगी, इसीलिए हम इसके अंदर एनसेड देते होते हैं। वैसे इसके अंदर हम इतना एनसेड प्रेफर नहीं करते, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है, ये अल्सर भी करवा देती है, और भी हाइपोक्लीमिया हाइपोकैल्सीमिया, यार ये रिसेप्टर को वेरिएट करती हैं, ठीक है, रिसेप्टर को काम नहीं करने देता, हाइपोकैल्सीमिया और ये हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। एनसेड ब्लॉक द प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज द ब्लड फ्लो टू द किडनी, जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम ये लॉन्ग टर्म यूज नहीं कर सकते अली रजा, हम देते जरूर है इसके अंदर, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में देते जरूर है, लेकिन अगर आप इसको ज्यादा यूज करोगे तो इसके अपने ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। ये अल्सर करवा देती होती है, ये पेशेंट का क्या करेगी, जीएफआर कम कर देगी, तो अगर पेशेंट का जीएफआर कम होगा, पेशेंट सीकेडी की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, इसलिए आप इसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसने ट्रीटमेंट में बुक में लिखा हुआ था, तो मैंने आपको इसलिए बता दिया। अच्छा, ये तो सारी बातें होगी इसके अंदर, पूरे टॉपिक के अंदर। आगे हम स्टार्ट करते हैं SIADH। SIADH क्या होता है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। एक मिनट यार। अच्छा, इसके अंदर पता क्या होगा, आपके जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, मैंने आपको सर ये सीरम ऑस्मोलैरिटी यूरिन ऑस्मोलैरिटी बता दे, अगेन सेंट्रल के साथ मिक्स हो गई है, सेंट्रल के साथ मिक्स हो गई, कैसे मिक्स हो सकती हैं, दोनों की तो सेम ही है, फाइंडिंग दोनों की सेम है सोनिया। इसमें सीरम ऑस्मोलैरिटी इसमें भी इंक्रीज करेगी, इसमें यूरिन ऑस्मोलैरिटी बॉडी में कम करेगी, वही सारी चीजें हैं। अच्छा, डेस्मोप्रेसिन वाला चेंज बता दूं, सीरम इंक्रीज करेगी, जी बिल्कुल। डेस्मोप्रेसिन वाला चेंज बता दूं, इसके अंदर मैंने आपको ये कहा था, ये सारे सुन लें जी। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पेडिस के अंदर क्या होता है, जब आप क्या करेंगे, डेस्मोप्रेसिन देंगे ना, तो जो आपकी सीरम की ऑस्मोलैरिटी है उस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी है उस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या थी, उसके अंदर बॉडी में क्या थी, वैसे तो जब अगर किसी को डायबिटीज इंस्पेडस होता है, सीरम की ऑस्मोलैरिटी बॉडी में इंक्रीज होती है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम होती है नॉर्मली। तो हमारे पास जब डायबिटीज इंस्पेडस डिजीज होती है तो ये होता है ना, अगर आप उसको डेस्मोप्रेसिन देंगे तो ये चीजें सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम सेंट्रल की बात करें ना, सेंट्रल डायबिटीज इंस्पिडिस की, वो मैंने नेफ्रोजेनिक बताया, जब आप उसके अंदर डेस्मोप्रेसिन देंगे ना, ठीक है, इसकी वजह से पता क्या होगा, आप बाहर से एडीएच दे रहे हैं, इसके अंदर एडीएच कम होता है, तो इसके अंदर जो सीरम की ऑस्मोलैरिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि बॉडी में वाटर होल्ड होना स्टार्ट हो गया है, तो जब वाटर होल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा तो सीरम की ऑस्मोलैरिटी, यानी कि जो उसके अंदर आयंस हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो कम होना शुरू हो जाएंगे अगर वो ज्यादा थे, ठीक है। अब बात समझ में आ गई, ये मिक्स हो जाता होता है, ध्यान से। ओके, अच्छा आगे SIADH की तरफ आ जाए। मैं आपको SIADH बता रहा था कि इसके अंदर क्या होता है हमारा अब मैं थोड़ी सी यार स्पीड तेज रखूंगा। SIADH के अंदर आपने बताना है कि बॉडी में ADH की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, एक्सेस अमाउंट में हो रही है। अब जब एक्सेस अमाउंट में हो रही है ADH के, मैंने सारे फंक्शन आपको बताए हैं, ADH क्या करता है, कैसे करता है। अब हम इसकी कॉजेज की तरफ चलते हैं, वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। ऐसी कौन सी कॉजेज हैं जो SIAD ये ADH का लेवल बॉडी में इंक्रीज करवाएंगी, ठीक है। आप इसके अंदर टेबल बना लें, कुछ CNS के इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, कुछ रेस्पिरेटरी इशू होते हैं, कुछ हमारे पास ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ऐसे ADH को ज्यादा रिलीज करवाती हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। ये ऐसे आप टेबल बना लें जी, इसको हम अभी करते हैं। अच्छा, CNS के अंदर आपने बताना है, अगर किसी पेशेंट के अंदर मेनिंजाइटिस होता है ना, ठीक है, मेनिंजीस का ये होता है,
इन्फेक्शन होता है, तो ये क्या करेगी, एडीएच को बॉडी में लेवल इंक्रीज करवा देगी। ठीक है, अगर किसी पेशेंट के अंदर इंसेफ्लाइटिस होता है ब्रेन पैरेनकाइमा का इसका इन्फेक्शन होना, मेनिंजाइटिस होता है कि आपकी मेनिंजीज का इन्फेक्शन होना, ये भी क्या करेगी, एडीएच को बॉडी में इंक्रीज करवा देगी। ठीक है, अगर किसी पेशेंट के अंदर ब्रेन एब्सेस हो गई है, ब्रेन एब्सेस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है, किसी को पता है? ब्रेन एब्सेस का, वो मैं भी यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ब्रेन एब्सेस का जब भी क्वेश्चन आएगा, सिर्फ ये एक जरूर बात मेंशन करेगा, वो हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर भी देखते हैं, फ्लूइड एक्युमुलेट ब्रेन एब्सेस का। आपने बताना इसके अंदर हम रिंग एनहेंस लीजन देखते हैं, रिंग एनहेंस लीजन देखते होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। रिंग एनहेंस लीजन देखते हैं, टोक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर भी ये देखते हैं, और ब्रेन एब्सेस वाले पेशेंट के अंदर भी हम ये देखते हैं। ठीक है, बहरहाल छोड़ें इसको, अब टॉपिक से हम हट रहे हैं। आगे आ जो, अगर किसी का क्या हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, ट्रॉमा में भी जब आपकी क्या हो, बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर हो ना, बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर हो, तब क्या हो सकता है, एडीएच ज्यादा से ज्यादा रिलीज कर सकता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। या सीएनएस का कोई ना कोई ट्यूमर है, ट्यूमर में जो होगा बच्चों के अंदर, वो होता है क्रेनियोफ्रेंजियोमा। ठीक है, क्रेनियोफ्रेंजियोमा होगा, वो क्या करेगा, जाके एडीएच की प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। ठीक है, सीएनएस के अंदर मैंने क्या क्या बता दिया, मेनिंजाइटिस बता दिया, इंसेफ्लाइटिस बता दिया, ब्रेन एब्सेस करवा सकता है। मोस्ट कॉमन आपके अगर पूछा जाए तो आपने बताना ट्रोमा, ट्रोमा की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और सीएनएस भी क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एडीएस को रिलीज करवाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ। रेस्पिरेटरी ट्रैक्स का अगर आपसे पूछा जाए तो आपने बताना नमूनिया। ठीक है, नमूनिया क्या करेगा, एडीएच की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, ब्रोंकाइटिस भी बढ़ा सकता है। ठीक है, लंग एब्सेस भी बढ़ा सकता है। अच्छा, लंग एब्सेस का क्या एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये ऐसी एब्सेस एक एक दो दो पॉइंट से डिफरेंशिएट होती है। ये मेरे ख्याल में पास पेपर में मैंने एमसीक्यूज भी देखा है, ये 2023 के अंदर ना लंग एब्सेस का क्वेश्चन आया हुआ था। पैन कोस्ट ट्यूमर, बेटा मैंने ये नहीं, इसके अलावा वेरी गुड सोहा, एयर फ्लूइड लेवल देखते होते हैं हम, ये पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है आपके ये लंग एब्सेस वाला। एयर फ्लूइड लेवल देखेंगे अब उसके एक्सरे पे। ठीक है, एयर फ्लूइड देखेंगे उसके अंदर, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आता होता है, ये आया भी हुआ है पास्ट पेपर के अंदर। ठीक है, अगर किसी को रेस्पिरेटरी में और कौन सा ऐसा लंग कैंसर है जो क्या करेगा, बॉडी में एडीएच के लेवल को इंक्रीज करवा देगा, शाबाश, 1000 दफा ये बात पढ़ी आपने, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। ठीक है, जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा होता है वो क्या करता है, एडीएच के लेवल को बॉडी में इंक्रीज करा देता होता है। ठीक है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन इससे भी आ जाता होता है। मैं अभी ना थोड़ी ये ग्रुप में क्वेश्चन सेंड करूंगा, उसमें एक स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो भी याद रखना। ये तो सारे थे हमारे पास रेस्पिरेटरी। अब आ जाओ कुछ ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या करती हैं, एडीएच को ज्यादा रिलीज कर रही होती हैं, उसमें लिख लें। आपने बताना, एक होती है कार्बामेजिपाइन, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते होते हैं, कार्बामेजिपाइन करवा सकती है, साइक्लोफोस्फामाइड करवा सकती है। ठीक है, साइक्लोफोस्फामाइड करवा सकती है एडीएच का लेवल बॉडी में ज्यादा, और सल्फोनाइल यूरिया करवा सकती है। ये कुछ ड्रग्स थी जो क्या करती हैं, बॉडी में एडीएच के लेवल को इंक्रीज करवा देती होती हैं। जी, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये कार्बामेजिपाइन, साइक्लोफॉस्फामाइड, सल्फोनाइल यूरिया, ये भी करवा सकती होती है। ठीक है, ये कुछ ड्रग्स में से भी क्वेश्चन आ जाता होता है, ये भी आपने याद रखना। अच्छा, ये तो हमने सारी इसकी कॉजेज देख ली, इसके अंदर क्या क्या कॉजेज है। यार मैं आज स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज हमने कम पढ़ना है, इसलिए काफी स्लो चल रहे हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना कि इतना स्लो पढ़ क्यों रहे हैं। क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। अब कौन कौन से इस पेशेंट के अंदर क्लिनिकल फीचर होते हैं, शाबाश। अगर आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी का एडीएच रिलीज ज्यादा हो रहा है, काम ज्यादा कर रहा है, तो सीरम की ऑस्मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे ये बताएं। सीरम की ऑस्मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, शाबाश, अभी पता चलेगा किस किस को पिछले सारे टॉपिक समझ में आए हैं। शिराज, ये हाई किसने लिखा हुआ है, जो इसकी सीरम की ऑस्मोलैरिटी है बच्चों वो डिक्रीज कर देगी। ठीक है, कम, ये हाई किस किसने लिखा हुआ है, सोनिया ने लिखा हुआ है। सोनिया बेटा इसके अंदर डिक्रीज करेगी, मैंने सीरम ऑस्मोलैरिटी पूछा हुआ है। ठीक है, क्यों डिक्रीज करेगी, एडीएच ज्यादा है, एडीएच ज्यादा तो वाटर को रिटेन ज्यादा करवा रहा है। ठीक है, क्या करवा रहा है, वाटर को रिटेन ज्यादा करवाता होता है, इसलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, जो सीरम की ऑस्मोलैरिटी है वो क्या है, कम हो जाएगी इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था ये मिक्सअप हो जाने, जरा ध्यान से इसको समझिएगा।
यूरिन की ऑस्मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? यूरिन की ऑस्मोलैरिटी के अंदर ये इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? शाबाश, ये इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्या करेगी? ये इंक्रीज करेगी। बॉडी में इसका लेवल, इसके यूरिन के अंदर क्या आयंस का लेवल इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अच्छा, इस पेशेंट के अंदर ना यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया होता है। किसी को पता है यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया क्यों होता है? शाबाश, किसी को पता हो कि यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है? यार सिंपल सी बात है ना, जब एडीएच ज्यादा रिलीज होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं। एएनपी बीएनपी तो रिलीज होंगे ही होंगे, बिकॉज सोडियम बाहर जा रहा है। ठीक है, क्यों जा रहा है, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, क्यों जा रहा है? अच्छा, यू वोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया का मतलब ये होता है कि जब बॉडी में एडीएच ज्यादा हो रहा है ना, तो वाटर तो ऑलरेडी बॉडी में ज्यादा, जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे गौर कीजिएगा। वाटर तो ऑलरेडी बॉडी में किसके किसके अंदर ज्यादा है? बॉडी के अंदर ज्यादा है। अब बॉडी पता क्या करेगी? बॉडी सोडियम को ज्यादा से ज्यादा यूरिन में फेंकेगी। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि यूरिन सोडियम क्या करता है? वाटर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वाटर को होल्ड करवाता है। अगर बॉडी इसको सोडियम को बाहर ना फेंके, सोडियम को भी होल्ड करना शुरू कर दे, तो और ज्यादा वाटर बॉडी में एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा उसके अंदर फ्लूइड की रिटेंशन होना हो शुरू हो जाएगी। और ज्यादा उसके अंदर क्या होगी? सीरम ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? कम हो जाएगी उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये याद रखनी है, इसी कॉम्पनसेटेड मैकेनिज्म के जरिए वाटर फॉलो सोडियम, सोडियम फॉलो वाटर। ठीक है, ये याद रखना है कि इसीलिए सोडियम को इसके अंदर यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। अच्छा, दोबारा रिपीट कर दूं, देखो इसके अंदर ना, क्या नाम है, उस्मान, इसके अंदर पता क्या होता है? यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया होता है। ये एग्जाम का पेट फीचर है। ठीक है, हेड नोट लिख लें, फुट नोट लिख लें, इंपॉर्टेंट है। यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है? आपने बताना है कि बॉडी में एसआईएडीएच के केस में एडीएच ऑलरेडी ज्यादा है, एडीएच पहले ही हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, सोडियम का एक ये भी फंक्शन होता है, सोडियम ने बॉडी में वाटर को रिटेन करवाना होता है। ठीक है, क्या करवाना होता है? वाटर को रिटेन करवाना होता है। एज अ कंपनसेटरी मेथड बॉडी हमारी पता क्या करेगी? सोडियम को ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? यूरिन में फेंकेगी। ठीक है, ब्लड में कम करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइपोनेट्रीमिया बोलते होते हैं। ठीक है, बॉडी में अगर कम हो जाए सोडियम, तो ये ज्यादा से ज्यादा यूरिन में फेंकेगी। जब ये ज्यादा से ज्यादा यूरिन में फेंकेगी तो बॉडी में कम हो जाएगा। दिस इज कंपनसेटरी मेथड। क्यों? क्योंकि सोडियम क्या करता है? वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर बॉडी ना फेंके, सोडियम बॉडी के अंदर ज्यादा हो, वाटर और ज्यादा अट्रैक्ट होगा, और ज्यादा क्या करवाएगा? एडीएच को रिलीज करवाएगा, और ज्यादा क्या होगा? रीअब्सॉर्ब होगा बॉडी में। बात समझ में आ गई? ओके, अगर बात समझ में आ गई है तो अच्छा, इसकी वजह से ना, जब भी हाइपोनेट्रीमिया होता है बॉडी में, ये भी बात लिख लें, ये जब हम पढ़ेंगे ना, किडनी पढ़ेंगे, किडनी की मेडिसिन, वहां पे प्रॉपर टॉपिक है कि हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है। सोडियम का लेवल अगर 135 मिली इक्वेंट पर लीटर से कम हो जाए ना, 135 मिली इक्वेंट पर लीटर, ये वैल्यूज भी याद रखनी है आपने, इसको हम हाइपोनेट्रीमिया कॉन्सिडर करते हैं। इसकी वजह से पता क्या हो जाएगा? इस पेशेंट के अंदर आपने बताना है ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगी। अब ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है इसके अंदर? पेशेंट क्या लगेगा आपको? कंफ्यूज ज्यादा से ज्यादा लगेगा। ठीक है, पेशेंट के अंदर क्या होगा? कन्वर्जेंस ज्यादा से ज्यादा होंगी इस पेशेंट के अंदर। ये सारे हाइपोनेट्रीमिया के फीचर हैं। पेशेंट के अंदर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पेशेंट ड्राउजी होगा हमारे पास। ठीक है, ये मैं भी आपको बताता हूँ, ये सेरिबल एडीमा और ये सीजर वाली जितनी कहानी, हम इसको ट्रीटमेंट में लेके जाएंगे। मुझे पता है आप इसी का इंतजार करें, लेकिन हम इसको ट्रीटमेंट में जाके डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ क्लिनिकल फीचर पे हुआ। ठीक है, अभी हमने क्लिनिकल फीचर पे रहना है। ओके, अच्छा, अब आगे आ जाओ। हमने इस पेशेंट के अंदर क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी करनी है? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने बताना है, मुझे ये बताएं, मैं इसके अंदर यूरिन ऑस्मोलैरिटी चेक करूंगा। अब मैं जल्दी जल्दी ये करवाऊंगा, क्या मैं इसके अंदर सोडियम का लेवल बॉडी में चेक करूंगा? क्या मैं इसके अंदर सीरम की ऑस्मोलैरिटी चेक करूंगा? ये सीरम की ऑस्मोलैरिटी कम मिलेगी, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा मिलेगा, सोडियम मुझे कम मिलेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, एडीएच का लेवल बॉडी में चेक करवाऊंगा, एडीएच का लेवल मुझे बॉडी में इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, मुझे ये बताएं, पेशेंट के अंदर ये लेथार्जी, कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, सीजर वगैरह होंगे? होंगे। अभी बताता हूँ, अब इसके हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे। ट्रीटमेंट में ना, हम इसके अंदर ना एक नॉर्मल फ्लो में, ठीक है, नॉर्मल फ्लो में क्या करेंगे? अभी तो हमने ट्रीट करना है किसको? सोडियम बॉडी में कम है ना, उसको ट्रीट करना है। उसकी वजह से पेशेंट के अंदर सीजर आ रहे हैं, कन्वल्जन आ रही हैं, डिल्यूजन आ रहे हैं। ये मैंने आपको वहां पे बात क्यों बताई थी, अभी बताता हूँ। हमने नॉर्मल फ्लो के अंदर सोडियम को बॉडी में देना है।
हम ना ही बॉडी में सोडियम स्पीड से दे सकते हैं, एकदम इतनी अमाउंट में दे सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं, लो स्पीड पे दे सकते हैं। एक नॉर्मल वे में चलना है, बताता हूँ क्यों। अगर आप उसको स्लो स्लो सोडियम दोगे ना, स्लो स्लो सोडियम दोगे, ये एमसीक्यूज आता होता है, तो फिर क्या मसला होगा उस पेशेंट के अंदर। अगर आप एकदम फ्लो में सोडियम दे दोगे उसको, ज्यादा फ्लो इसको दे दोगे सोडियम, फिर क्या मसला होगा। जब भी आप उसको स्लो स्लो सोडियम दोगे तो क्या होगा, सेरिब्रल एडीमा होगा उसके अंदर। ये एमसीक्यूज आता होता है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम ब्रेन उसमें पढ़ेंगे ना, ये न्यूरो पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा। अगर अभी इसमें चला गया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। अगर हम उसको हाई फ्लो पे देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपने बताना है। इसके अंदर ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन हो जाएगी इसके अंदर। जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल पोंटाइन सिंड्रोम भी बोलते होते हैं, ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि हम अगर इसके अंदर सोडियम स्लो, अगर वो हम इसके अंदर तेज नहीं दे सकते तो स्लो स्लो भी तो दे सकते हैं ना। आपने बताना नहीं जी, सोडियम हम स्लो भी नहीं देंगे। जितना ज्यादा स्लो देंगे उतना ज्यादा वाटर को होल्ड करवाएगा, वाटर की इसके अंदर वेसल्स के अंदर पानी को होल्ड करवाएगा, जिसकी वजह से सेरिब्रल एडीमा हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, इसीलिए हम उसको स्लो स्लो नहीं देंगे। हाई फ्लो पे दोगे तो इसकी वजह से डीमाइलिनेशन हो जाएगी। ठीक है। सोडियम स्लो स्लो क्यों देंगे, बेटा नहीं देंगे, मैं कह रहा हूं नहीं देंगे, वो एडिमा करवा देगा। मैं कह रहा हूं कि स्लो स्लो सोडियम इसके अंदर नहीं देंगे। हम एक नॉर्मल स्पीड के अंदर सोडियम देंगे, 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है। स्लो स्लो देंगे तो वो सेरिब्रल एडीमा करवा देगा, हाई स्पीड में देंगे तो वो ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन करवा देंगे। मैंने ये बताया, बस इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं बताया। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस इतनी सी बात याद रख लें, अपने नोट्स के अंदर लिख लें, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, मुझे ये बताएं। क्या हम इस पेशेंट के अंदर एक एंटीबायोटिक है जिसका मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले नाम बताया है, जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पेडिस करवा सकती है, क्या मैं इसके अंदर वो दे सकता हूँ? क्या मैं डमिक्लोसाइक्लिन दे सकता हूँ इसके अंदर? शाबाश, मैं इसके अंदर डमिक्लोसाइक्लिन भी दे सकता हूँ। मुझे और बताएं, क्या इसके अंदर मैं एडीएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स दे सकता हूँ, जो जाकर रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दें? किसी को पता है वो कौन सी है? वेरी गुड, ये अली रजा। नाम बताएं उसके अंदर कौन कौन सा है। ये मेरे से, ये जब ये राउंड कर रहे थे तब मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि एडीएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग के नाम बताएं कौन कौन से हैं। उसमें आपने बताना है कोनिवेप्टोन और साथ टोलवेप्टोन होता है इसके अंदर। ठीक है, ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था। टोलवेप्टोन होता है, ये दोनों याद रखिएगा आप। ड्रग्स ड्रग्स की क्या करेगी, एडीएच रिसेप्टर को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी जाके। एडीएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। तीसरी मुझे ये बताएं, क्या मैं इसके अंदर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर सकता हूँ? मैं पेशेंट को कहूँ यार आप पानी कम पियो, शाबाश, पानी कम पियो, तो मैं इसके अंदर पेशेंट को क्या करवाऊंगा, फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट कराऊंगा। सबसे पहले आपने फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करवाना है, फिर आपने उसके अंदर क्या देनी है, डमिकोसाइक्लिन देनी है। उससे भी फर्क नहीं पड़ता तो आपने एडीएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ही देने। पूरे टॉपिक में से किसी का कोई एक भी क्वेश्चन है पूछ लें, वरना फिर आगे इसका पढ़ना, थोराइड पढ़ना आप लोगों ने, थोराइड हार्मोन पढ़ना है, उसके सिर्फ हम फंक्शन देख लेते हैं ना। ये तो आप बेस्ट टेस्ट, बस टेस्ट है कल से ही। हाँ, मैंने टेस्ट की वजह से आपको आज कम पढ़ाया, और स्लो भी पढ़ाया, बहुत ज्यादा स्लो पढ़ाया। ओके, अगर बस अच्छा यार, आज ना डेमो क्लास आखिरी थी, और कल से सर कह रहे थे कि आप लोगों का जो ग्रुप है ना वो प्राइवेट हो जाएगा, दूसरा ग्रुप बना दिया जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ वो बच्चे होंगे वो जो पेड होंगे। ठीक है। बाकी आप मजीद सर जबीला से बात कर लीजिएगा, जो जैसे वो कहेंगे वैसे कर लेंगे। एनसेड कॉज कैसे करवाएगी, एनसेड कॉज कैसे करवाएगी, SIADH? किधर पढ़ा है आपने, एनसेड कॉज कैसे करवाएगी, SIADH? एनसेड ना, मैंने आपको पहले कहा है, हम ट्रीटमेंट के अंदर देते हैं किसके अंदर, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पेडिस के अंदर। ठीक है। जब आप उसके अंदर नेफ्रोजेनिक स्टेप 2 कॉज पर लिखा हुआ है, अच्छा स्टेप 2 की कॉज पर लिखा हुआ है, एनसेड बेसिकली क्या, वही जो यार मैंने आपको ड्रग्स बताई है ना, ड्रग्स जाके डायरेक्टली, जैसे कार्बामेजिपाइन है वो करवा सकती है, वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करवा देती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच के रिलीज को। ठीक है। वैसे जैसे कार्बामेजिपाइन करवा रही है, जैसे सल्फोनाइल यूरिया आपके पास ठीक है, एंटीबायोटिक है, ये करवा सकती है, वैसे ही एनसेड भी करवाएगी। वैसे हम नॉर्मली इसको ट्रीटमेंट में ही देते होते हैं। ठीक है। ओके। इसकी कोई बहुत ज्यादा पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वैसे उन्होंने बताया कि ये करवा सकती होती है,
या ये इसको ट्रीटमेंट में भी हम यूज करते होते हैं। ठीक है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पिरेटिस के अंदर। ठीक है जी, फिर आप लोग छुट्टी करें, रेस्ट करें, टेस्ट की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। आज जरा बहुत स्लो स्लो पढ़ा है, कल से हम प्रॉपर 2x की स्पीड पे पढ़ेंगे जब आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ओके जी। जी जी अयूब, यार आपको ये बुक से रीड करवा दिया करूं? ओके, मैं बुक से रीड करा दिया करूं। जी सर, ओके। कुछ कह रहे हैं नो, कुछ कह रहे हैं जी। ठीक है, कल से ना फिर हम इसको बुक से भी रीड कर लेंगे। ठीक है, वो मुझे सर ने भी कहा था एक दफा ना बुक से पढ़ा दिया करो, कुछ बच्चों को तसल्ली नहीं होती। चलो मैं पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं। तसल्ली के अलावा वैसे भी चीजें वही हैं यार, यहाँ पे ना काफी थोड़ी बातें लिखी हुई हैं, हम इसमें से मिस तो कोई नहीं करते। इसमें थोड़ी लिखी होती हैं तो फिर मैं मेरा दिल ही नहीं करता इसको पढ़ाने। लेकिन खैर कोई नहीं, कल से पढ़ लेंगे। सर हैव सम क्वेश्चन, कैन यू अनम्यूट? बेटा ये मैंने नहीं आपको अनम्यूट करना, ये जैन ने करना है। आप किया मेरे ख्याल में जैन ने आपको unmute। आप उधर पूछ लें, ग्रुप में पूछ, उसमें ग्रुप में पूछ लें या मुझे टेक्स्ट कर लेना। अच्छा, हाउ लॉन्ग गोना टेक दिस सेशन? बेटा पता क्या है, ये क्या नाम है आपका, अयूब। अयूब, रीजन पता क्या है? ये तो थी सिर्फ डेमो क्लासेस। तो डेमो क्लासेस थी इसलिए मैं बड़ा ही स्लो स्लो पढ़ा रहा था। जिन बच्चों ने मेरे से पहले ऑलरेडी मेडिसिन पढ़ी है उनको पता था कि 1.5 मंथ के अंदर मेरा एक सिस्टम सिर्फ रह गया था जो हमने नहीं किया, बाकी हमने सारी ऑलमोस्ट कर लिए थे ना। तो वो काम ये कंप्लीट करवाना मेरी वो है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, मुझे 1.5 महीने में कि मैं 1.5 में करवा दूंगा। मुझे एक में तो खैर नहीं हो सकती। और आज सिर्फ ये 3 डेमो क्लासेस थी इसलिए मैंने आपको काफी स्लो 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 पढ़ाया है। आप ये ना सोचना कि हम आगे भी ही ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, डिटेल इतनी होगी, शायद डिटेल इससे ज्यादा भी हो। ठीक है, मुझे जहां जहां से बुक से जो जो चीज अच्छी मिलेगी मैं उसको कलेक्ट कर लूंगा, वो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट 1.5 महीना आप अपने माइंड में रखें, आज से ऑनवर्ड 1.5 महीना फ्लो यही रहेगा। लेकिन यह है कि शायद इससे ज्यादा मैं डिटेल में चला जाऊं, टॉपिक हम एक आधा ज्यादा पढ़ लें उसके अंदर। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर बेशक ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ओके जी, फी मानिल्लाह। आई स्टडीड ऑल दिस टॉपिक बट यू हैड एक्स्ट्रा पॉइंट। हाँ, ये कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर से मतलब मैंने वो थे पॉइंट सारे वो किए थे। कुछ डिम्स के नोट से पॉइंट्स हैं, कुछ आपके इरफान मसूद के पॉइंट्स हैं, कुछ डेविडसन के पॉइंट्स हैं, कुछ स्टेप 2 सीखे गए हैं। फिर स्टेप 1 के अंदर ऐसे भी बना ऐड गाइनियोब्स। इसके बाद पढ़ाऊंगा, गाइनियोब्स भी पढ़ाऊंगा। मेडिसिन पहले कंप्लीट कराऊंगा, फिर उसके बाद पीड्स कराऊंगा। पीड्स के बाद शायद पीड मेडिसिन के दरमियान में पीड्स ऐड कर दूं ना। हफ्ते में कोई 2 दिन पीड्स भी 3 दिन रख के उसको 3-4 हफ्तों में पूरा कर लेंगे। वो फिर मैं बाकी सर जबी से मजीद बात इंशाल्लाह। बस आप जितना नॉलेज आज आ जाए, जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। हाँ, जिंदगी गुजर जाएगी कि बहुत अच्छी गुजर जाएगी। अब मेरे पास किधर अब इतना नॉलेज है, ये तो सारी बातें बुक पे लिखी हुई हैं। टोटल हाउ मच टाइम, ऑल सिस्टम एंड सब्जेक्ट। मैं मैं कह रहा हूँ, आ रहा हूँ बेटा। मैं कह रहा हूँ कि 1.5 महीना लगेगा अयूब। 1.5 महीना अपने माइंड में रखें, ऑलमोस्ट 1.5 महीना। ठीक है, बाकी बच्चे मेरे ख्याल में बोर हो रहे हैं या सो गए हैं, तंग हो रहे हैं। चलो ओके, ख्याल रखो भाई, फी मान अल्लाह। अल्लाह हाफिज, थैंक यू बेटा।